तो आज हम बात करेंगे हिंदी लिटरेचर की। हिंदी लिटरेचर में सबसे ज़्यादा नंबर जो दिलाते हैं वो होते हैं पद्यांश। और पद्यांश जो कि 8 आते हैं पेपर में, आप सबको पता है। लेकिन क्या करें जब हमें पद्यांश का हिंदी अर्थ ना आए और नंबर तो चाहिए। फेल थोड़ी होना है भाई बीए में, मम्मी पापा पीटेंगे नहीं तो बस उन और मेरे कुछ दोस्तों के लिए, वो भी हिंदी लिटरेचर में पढ़ते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने बनाया एक फॉर्मेट मतलब एक तरह से एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं होता क्या, उसी तरह पद्यांश और गद्यांश का फॉर्मेट है। मान लीजिए आपको कोई पद्यांश का हिंदी अर्थ नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, पर नंबर तो चाहिए, बीए में पन्ने तो भर के आने हैं। तो बस ये फॉर्मेट आपको उसी चीज़ में मदद करेगा। इसमें करना कुछ नहीं, जो भी ये पीली लाइन दिख रही है ना आपको, बस यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको भरनी है, बाकी सारा ये काम पूरा फॉर्मेट कर देगा। व्याख्या भी इसमें है, पूरी व्याख्या हो जाएगी, विशेषता भी हो जाएगी, और आपका प्रसंग भी हो जाएगा, संदर्भ भी हो जाएगा। तो बस अब इस वीडियो में आपको यही सब समझाने वाला हूँ कि किस तरह अगर आप कोई से भी ईयर में हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपके पेपर में पद्यांश आते हैं। तो सबको पता है हिंदी लिटरेचर में पद्यांश तो आएंगे, और हिंदी के पेपर में भी पद्यांश आते हैं जो बीए फर्स्ट ईयर में होते हैं, जिनके पास सामान्य हिंदी होती है। बात यह करनी है कि पद्यांश जो अब आएंगे उन्हें किस तरह इस फॉर्मेट में अप्लाई करना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो भाई, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं कोई ऐसे आपको लेक्चर दूंगा। तो देखो, लेक्चर की कोई बात है नहीं, सीधा सा सिस्टम है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। आराम से देख लीजिएगा वीडियो को, लास्ट तक देख लीजिए, समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर देना, लेकिन अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बहुत बनाता रहता हूँ। जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक एप्लीकेशन आता है, वो लेटर आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, तो उसका भी मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर वाला कोई कोर्स में मिल जाएगी आपको वो वीडियो, मैंने डिवाइडेशन कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए इस बात को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार जो हिंदी लिटरेचर का पेपर है उसको देख लेते हैं कि पेपर किस तरह से आता है, कितने पद्यांश आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बार नहीं पता होता कि हमें किस तरह से पद्यांश, कितने पद्यांश आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक फॉर्मेट में किस तरह आपको इस पद्यांश को अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चिंता की कोई बात नहीं, आपका भाई है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं पेपर। ये बीए सेकेंड ईयर वालों का पेपर है। पेपर सारा सेम से ही आता है, बस क्वेश्चन चेंज होती है, समझ लीजिए और कुछ नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके जैसे क का एक गद्यांश दे दिया, ये दे दिया, उसके बाद में दे दिया ये गद्यांश दे दिया सेकंड अथवा में डाल के, फिर ख का एक गद्यांश दे दिया, अथवा में डाल के एक और दे दिया, फिर घ अथवा में एक और, फिर घ। यानी कुल मिला के आपको 4 गद्यांश देंगे और बोलेंगे आएंगे 8 गद्यांश। अथवा के कुल मिला के 8 गद्यांश आएंगे। कितने आएंगे? 8 गद्यांश। चल जा यार, पेन भी चलो काम करना बंद कर दिया। 8 गद्यांश आएंगे। कितने गद्यांश आएंगे? 8। अब रूल धोखा नहीं देंगे, कितने गद्यांश आएंगे? 8 गद्यांश आएंगे, पर रूल ढंग से चल रही। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन, जो कि आते हैं निबंधात्मक, 15-15 नंबर के। कितने नंबर के? 15 नंबर के, देख सकते हैं आप। और हिंदी लिटरेचर में क्वेश्चनों को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, ऊपर से उनमें हमें पद्यांश के साथ उनकी व्याख्या भी करनी होती है। कोई भी जैसे केशव की संवाद योजना, तो केशव दास के कुछ पद्यांश भी हमें देने पड़ते हैं। मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो मुक्त काव्य की कुछ कविताएं लिखनी पड़ती हैं। देव के इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। धनानंद के काव्य के प्रेम की मौन पुकार है के आधार पर इसके इनके काव्य का मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से बहुत सारी डिटेल हमको भरनी पड़ती है। हिंदी लिटरेचर में सबसे दिक्कत होती है बस क्वेश्चनों की। और देखिए, अब कई बोल बोलेंगे कि भाई हम कैसे मान लें कि आपका जो चलो पहले एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आता है 5-6 क्वेश्चन, जो कि आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5-5 नंबर के आएंगे, और 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये होते हैं थोड़े 50 शब्द के, ये होते हैं निबंधात्मक, ये होते हैं लघुरात्मक, और ये होते हैं, ये भी कि नहीं 4 के करने हैं 20 शब्द के। अति लघुरात्मक जो क्वेश्चन आते हैं वो ये होते हैं। आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के, 8 नंबर इसमें मिल जाएंगे, 15 नंबर इसके, और 15-15 नंबर के ये। लेकिन क्वेश्चनों का हमें कोई भरोसा नहीं, कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। कोई भगवान नहीं है जो आपको बता दे कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसके मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सब के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया हो तो, अभी भी नहीं किया तो यार कर लो यार, और वीडियो को लाइक कर दो। अब बात आती है कि कुछ भाई बोलेंगे कि भाई आपने जो फॉर्मेट बता रहे हो इसका हम कैसे यकीन कर लें कि सही है। तो भाई देखो, पिछले साल अभी पेपर हुआ था सेकंड ईयर का, लॉकडाउन टाइम, मैंने उस टाइम यही फॉर्मेट बताया था। और उसके हिंदी लिटरेचर में वो मतलब क्वेश्चन तो बहुत कम याद कर गया था, लेकिन जो पद्यांश थे ना वो चारों को चारों करके आया इसी फॉर्मेट से, और उसके 70 नंबर आ गए। और वो एक दो क्वेश्चन भी करके आया था, वो बात अलग है। लेकिन यार 100 में 70 नंबर कम नहीं होते, ठीक है।
पास तो हो गया कितने अच्छे नंबर से, और क्या चाहिए। तो अब देखते हैं इस फॉर्मेट को किस तरह आपको अप्लाई करना है पद्यांश में। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम पद्यांश की व्याख्या किस तरह की जाती है। देखिए कोई भी पद्यांश आ गया तो सबसे पहले हमें उसे पढ़ना होता है। जैसे कि ये है, लक्ष्मण के पुरखान कहो पुरुषार्थ सो न कोहि परई, वेश बनाए क्यों बनितान को देखत केशव हो हरई, कूर कुठार निहारी तेजे फल का ताको यह जो हियो जरे। एक मिनट पद्यांश को पढ़ना जरूरी होता है, चाहे से आपको हिंदी अर्थ आए या ना आए, लेकिन एक बार पढ़ो ताकि उसकी जो कुछ समझ है वो आपको बन जाती है इससे, कि हाँ भाई ये किसके द्वारा लिखा गया है और इसमें क्या है। देखिए देखत केशव हो हरई, कुर कुठार निहारी तजे फल कायो तो तयो यह जो हियो जरई, आजू मैं केवल तो कु महाधिकार क्षत्रिय पे जो दया करे। ये अब लक्ष्मण के आ गई ना शब्द। देखिए एक बार जो पद्यांश को आप पढ़ लेते हैं और एक बार उसकी व्याख्या कर लेते हैं, यानी हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं, तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप भूलते हैं, क्योंकि एक कहानी टाइप के होते हैं तो आपको याद भी हो जाता है। और कुछ याद हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ भी याद हो गया तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी इस फॉर्मेट के साथ। तो देखिए सबसे पहले प्रसंग की जाती है। प्रसंग में क्या क्या चीज़ आती है तो मैं बता दूं। प्रसंग में सबसे पहले बातें आती है कि यह कहाँ से लिया गया, यानी पद्यांश से किस कविता से लिया गया है और किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो कवि का नाम कहाँ से लिया गया है ये। और साथ ही में प्रसंग में आती है कि इसमें जो किस चीज़ के बारे में ये पद्यांश है, यानी कि इसमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में है, या फिर सरस्वती की सुंदरता के बारे में है, या फिर लक्ष्मण के, जैसे ये वाला पद्यांश लक्ष्मण और वो परशुराम के संवाद के बारे में है। तो इसी तरह बस प्रसंग में आपको लिखना होता है कि ये किस कवि के द्वारा रचित है, कहाँ से लिया गया है और इसके बारे में किसके बारे में यह है। जैसे इसमें यहाँ पे देख रहे हैं प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में वर्णित राम परशुराम संवाद से अवतरित है। शिव धनुष के टूट जाने पर राम परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो उठते, महाकवि केशव ने बताया था। तो देखिए केशव, अब आप पद्यांश पढ़ रहे हैं, देखत केशव हो हरि, तो केशव से आपको ये भी पता लगेगा कि केशव दास द्वारा रचित है। इसलिए बोलते हैं कि पद्यांश को एक बार पढ़ लो, क्या पता कोई सा शब्द आपके दिमाग में अटक जाए, आपको पता लग जाए कि किस तरह से आपको मतलब इसका कवि कौन है। अब देखते हैं हमारे फॉर्मेट में आपको किस तरह करना है। तो देखिए आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी कोई है नहीं, आराम से देखेंगे किस तरह आपको पद्यांश का जो भी आएगा पद्यांश, उसको किस तरह आपको इस फॉर्मेट में अप्लाई करना है। तो देखिए ये हर किस पद्यांश और गद्यांश दोनों के लिए है, और बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के लिए, और कोई 12वीं का बच्चा अगर उनके पास हिंदी साहित्य हो तो सबके लिए, मतलब जहाँ भी पद्यांश आ जाए ना, पद्यांश सबके लिए है, कोई रिलेटेड नहीं है बीए वालों के लिए, सबके लिए, ठीक है। अब देखिए किस तरह करना है। पहले आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कै का उत्तर। अब मान लीजिए जिस तरह पेपर में आता है कै का, ये तो फर्स्ट हो गया, और इसके बाद में जो इधर होगा वो होगा अथवा वाला। तो अब टीचर को ये कैसे पता चले कि आपने इसकी व्याख्या की है या फिर इसकी, क्योंकि है तो दोनों कै में ही है, अथवा में दोनों दे रखे। तो देखिए उसके लिए हमेशा पेपर में जब भी करके आओ ना, तो जो दो शब्द होते हैं ना, ये लिख के और फिर डैश डैश लगा के लास्ट के जो दो शब्द होते हैं उन्हें लिख दीजिए। किस तरह लिखना है, लास्ट के दो शब्द होते हैं इन्हें लिख देना। किस तरह लिखना है, कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, कोमा लगा के दो शब्द यहाँ लिख दिए, फिर डैश डैश, और लास्ट के जो पद्यांश के जो दो शब्द होते हैं उन्हें लिख दिए। इससे क्या होता है कि टीचर को पता लग जाता है कि आपने कौन से पद्यांश की व्याख्या की है, और टीचर को अच्छा भी लगता है कि हाँ बच्चे में दिमाग है पहले से सब। अब आते हैं संदर्भ और प्रसंग। देखिए प्रसंग और संदर्भ वैसे दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे बीए में सिर्फ इतना ही पूछता है प्रसंग सर, क्योंकि हमारे पेपर में सिर्फ ऐसे बोला जाता है कि सब प्रसंग व्याख्या करे, यानी प्रसंग और व्याख्या ही पूछता है, संदर्भ को हटा देता है। इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे कॉम्बो कर रखा है। अब आपको प्रसंग में क्या लिखना है, देखिए प्रसंग में तीन चीज़ आती है, मैंने जो आपको पहले वीडियो में बता दी। तो बस इसी तरह सबसे पहले तो भाई कहाँ से लिया गया है, किस कवि का नाम है और क्या विशेषता है। तो देखिए शुरू करते हैं, आपको पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ भाई किस तरह की है। देखो प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल काव्य के महत्वपूर्ण पद्यांशों में से लिया गया है। अब ये लाइन कॉमन नहीं है लेकिन जरूरी है, क्यों, ताकि आपका पन्ने भर सके। फिर आते हैं तथा प्रस्तुत छंद या पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध महाकवि। अब महाकवि जिसके द्वारा वो लिखा गया, जैसे केशवदास द्वारा लिखा गया था, वो राम परशुराम संवाद देखा था हमने, तो यहाँ पे कवि का नाम आ जाएगा। अगर आपको कवि का नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक नंबर कट जाएगा आपके कवि का नाम का, लेकिन लिखने में इस तरह लिखना महाकवि, तो क्या है दिखने में अच्छा लगता है। देखिए साहित्य का बस यही रूल है, भारी भारी शब्द लिख के आओ तो अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, हिंदी साहित्य का यही रूल है। द्वारा रचित पद्यांश है। आप पद्यांश की व्याख्या करें तो पद्यांश लिखे, गद्यांश की व्याख्या करें तो गद्यांश लिखे। तो इसमें दो चीज़ आ गई, एक तो कवि का नाम और कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि, कवि का नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो मत लिखना, सिर्फ इतना लिख देना महाकवि द्वारा यह समझाने की कोशिश कीजिए, लिखना प्रयास। ये मैंने दोनों शब्द ले रखे हैं, लेकिन प्रयास बेटर रहता है बोला, वरना हिंदी साहित्य में भारी भारी शब्द अच्छे नंबर।
प्रयास किया गया है कि इस पद्यांश या फिर पद में अब जिस चीज़ के बारे में आपका पद है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में, राम परशुराम संवाद के बारे में, और भी जिस भी टॉपिक पे आपका, बस एक लाइन में आप यहाँ पे लिख दीजिए। इतना तो आपको आना चाहिए। या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि किसके बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आपको जो समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये इसके बारे में, वो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक लाइन में या फिर 1.5-2 लाइन में। बस ज़्यादा नहीं लिखना, 2-3 लाइन में बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना प्रसंग में, ठीक है। जो बात लिखनी है वो व्याख्या में लिखना है। यहाँ पर सिर्फ बताया जाता है कि भाई पद्यांश में किस चीज़ के बारे में पद्यांश है। तो ये तो होगा हमारा प्रसंग। पूरा फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। बस यहाँ पे आपको लिखना है कि पद्यांश किस चीज़ के बारे में, और यहाँ पे दोनों जगह कवि का नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने आगे बढ़ जाना। अब आते हैं व्याख्या पर। देखिए व्याख्या किस तरह करनी है, ये आपको व्याख्या पूरी दिख रही है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश में महाकवि यह कहते हैं या फिर ओब्लिक यह समझाना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में, अब पद्यांश के बारे में आपको जितना भी पता हो सब यहाँ लिख दो। 10 लाइन में लिख सकते हो, 5 लाइन में, 15 लाइन में, 2 लाइन में, जितना भी आपको डिटेल पता हो। अब अपना पूरा ज्ञान इन 2-3 लाइनों में, जितना भी आपको पता हो पद्यांश के बारे में, सब झाड़ दो यहाँ पे। अपना सारा ज्ञान पटक दो यहाँ पे, जितना पटक सकते हो उतना पटक दो। 5 पंक्तियों में भरते हो, 6 में, 7 में, 8 में, बस। अब उसके बाद में अपना फॉर्मेट काम करना स्टार्ट कर देगा। बस अब उसके बाद में आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब अपना फॉर्मेट चलेगा फटाफट। अब देखिए आगे, तो द प्रस्तुत पद्यांश। अब आप इस फॉर्मेट को एक बार सुन लीजिए ताकि आपको भी एहसास हो जाएगा, हाँ भाई पद फॉर्मेट ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं, काम चला हुआ है, बिल्कुल रद्द नहीं है, ठीक है। तो द प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश की पंक्तियों द्वारा महाकवि अपने हृदय की भावनाओं को हमारे सामने अति सुंदर शब्दों में उजागर करने का प्रयास किया है, तथा महाकवि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा खालिस्तान के भाव को हमारे सामने उजागर किया है, तथा महाकवि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा, अब प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा खालिस्तान के भाव को हमारे सामने प्रकट किया, उजागर किया है। तो देखिए, अब इस खालिस्तान में आप क्या चीज़ लिख सकते हो, जो भी आपको पद्यांश में ऐसा लगे कि हाँ भाई इस चीज़ की, इसके बारे में विशेषता दी गई, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर उस शब्द को उठा के यहाँ रख दीजिए बस, कि इस शब्द के भाव को हमारे सामने उजागर किया है महाकवि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा। या फिर जिस भी चीज़ के बारे में दे रखा है वो लिख दीजिए आप यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे लिखा था ना ऊपर कि भाई ये इस टॉपिक के बारे में प्रकृति सुंदरता, यहाँ पे लिख दीजिए तथा महाकवि प्रस्तुत पंक्ति द्वारा प्रकृति की सुंदरता के भाव को हमारे सामने उजागर किया है। महाकवि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा राम परशुराम के संवाद के बारे में या फिर के भाव को हमारे सामने, या फिर वार्तालाप के भाव को हमारे सामने उजागर किया है। जिस भी चीज़ के बारे में वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका फॉर्मेट आगे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते, तथा बड़े ही सुंदर शब्दों में मात्र, अब दिख रहा होगा ना, तथा बड़े ही सुंदर शब्दों में मात्र निम्न कुछ पंक्तियों द्वारा अति महत्वपूर्ण ज्ञानदेही बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तथा निम्न पंक्तियों का भाव या अर्थ कवि के हृदय से उभर कर प्रस्तुत पद या गद्य को पाठक करने वाले व्यक्ति के हृदय में सरलता पूर्वक चला जाता है, तथा निम्न पंक्तियों द्वारा कवि, अब वैसे यहाँ तक हो गया इसका। अब मैंने सोचा कि यार कुछ और बड़ा कर देते हैं व्याख्या को, मतलब काफ़ी बार हमें पद्यांश की 1-2 लाइन भी समझ नहीं आती है, तो हम क्या लिखे हैं, इसलिए थोड़ा पन्ना तो भरना चाहिए ना, इसके लिए मैंने एक बार और जोड़ दिया। तथा निम्न पंक्तियों द्वारा, अब आपको जो भी जिसके बारे में लिखा हो, या भी जो भी आपको पंक्ति मिल जाए पद्यांश में, जो भी पंक्ति आपको मिल जाए, 1 या 2, एक पंक्ति उठा के और यहाँ पे चिपका दो, या फिर आपको पता हो कि पद्यांश किसके बारे में, तो जिसके बारे में लिखा हो उस चीज़ को लिख दो। राम परशुराम संवाद के बारे में, प्रकृति सुंदरता के बारे में, जिसके बारे में लिखा हो उसको यहाँ लिख दो। उसके प्रति अपना भाव व स्नेह प्रस्तुत या उजागर करता है। तो यहाँ एक लाइन बढ़ गई। अब एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो कोई भी 2 पंक्ति जो पद में हो, बस वो 2 पंक्ति उठाओ। जैसे हिंदी अर्थ ना आता उन पंक्तियों का, बस ये 2 पंक्ति यहाँ से उठाओ और यहाँ पे चिपका दो और फिर लिख दो, निम्न पंक्ति द्वारा कवि का भाव अति सोचनीय व गंभीर है। एक लाइन और बढ़ गई, 3-4 लाइन और बढ़ गई। बस यही हिंदी साहित्य का खेल है, भारी भारी शब्द लिखते जाओ, पन्ने भरते जाओ, टीचर नंबर दे देगा। क्योंकि कोई भी टीचर आपका पूरा व्याख्या पढ़ने नहीं बैठेगा। अगर वो एक एक पद्यांश की व्याख्या पढ़ने बैठा तो वो पूरे दिन भर में मात्र 10 कॉपी चेक कर पाएगा, और उन्हें करनी होती है बहुत सारी कॉपियाँ चेक, तो अपना दिमाग नहीं खराब करते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे ने किस तरह से शब्द उठाए, जैसे महत्वपूर्ण, प्रस्तुत, उभरना, उजागर करना, इस तरह के शब्द जब आप हिंदी साहित्य में डालोगे ना किसी भी चीज़ में, तो ऑटोमेटिक टीचर को लगता है हाँ भाई बंदे मतलब अच्छा लिखा है, शब्द अच्छे तो नंबर भी अच्छे। तो अब उसके बाद में एक चीज़ और आती है विशेष, जो काफ़ी बार तो पेपर में बोल देता है कि हाँ भाई विशेष भी लिखे, और काफ़ी बार नहीं भी बोलता है। अब नहीं भी बोला ना, तब भी आप कम से कम 3 पॉइंट तो लिख के आओ, और अगर बोला है तो फिर तो कम से कम 5 पॉइंट लिख के आओ, जितने भी आपको लगे। अब विशेष में क्या आता है तो मैं बता दूँ, विशेष में
देखिए विशेष में दो तरह की चीज़ आती है। एक तो आती है कि भाई इसमें कौन से अलंकार कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो वो तो हम बहुत परे की बात है, वो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे भाई कौन से अलंकार कौन से छंद का प्रयोग है। दूसरी चीज़ आती है विशेषता क्या है, यानी कि पद्यांश की विशेषता क्या है, यानी पद्यांश में राम परशुराम के किस टॉपिक के बारे में बात की गई है। जैसे राम परशुराम में बात की जाती है कि धनुष का शिव का धनुष तोड़ दिया था, इसलिए प्रकृति की सुंदरता के बारे में बात की जाती है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में। इसी तरह सरस्वती माता की प्रकृति मतलब सरस्वती माता की उसके बारे में ज्ञान, कोई बहुत उनकी जैसा ज्ञानी कोई नहीं है उसके बारे में, तो जिसके बारे में पद्यांश में दिया हो उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है विशेष में कि भाई इसकी ये विशेषता है पद्यांश की। तो देखिए इसके और आप ये भी लिख सकते हैं भाई प्रस्तुत पद्यांश या फिर पद्यांश या गद्यांश महाकवि द्वारा लिखा गया, ये लाइन भी आप लिख सकते हो अगर आपको कवि का नाम याद हो तो। और नहीं हो तो सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में अति सरलता तथा सुंदरता पूर्वक पद या गद्य का भाव व अर्थ समझाया गया है। ये भी लाइन किसी भी पद्यांश से रिलेटेड नहीं है कि हाँ भाई इसी पद्यांश के लिए है। ये पूरा फॉर्मेट जो भी मैंने अभी आपको पढ़ के बताया ना, इसमें कहीं भी ये नहीं लिख रहा कि भाई ये इस पद्यांश के बारे में है। देखिए अब आप पूछेंगे तो भाई इसमें है क्या, मतलब सुनने में तो अच्छा लगा लेकिन समझा तो अगर ये है क्या, तो देखो इसमें मैंने किया कुछ नहीं है। देखिए हम जब भी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो पद्यांश में सिर्फ हमें सीरीज में दिया जाता है कि इसके बारे में क्या है, मतलब पद्यांश में क्या देगा। तो मैंने बस कुछ नहीं, जो आप यहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे इस पद्यांश के यहाँ पे पद्यांश के बारे में जो भी लिखोगे वो तो ठीक है, उससे ही टीचर को देखोगे हाँ भाई अच्छा लिखा है, मतलब कुछ तो पता है। उसके बाद में जब वो आगे जो भी लिख रखा है ना मैंने, वो सारी मैंने कवि की प्रशंसा की है, कवि और पद्यांश की प्रशंसा की है, जिससे भारी भारी शब्द उठाकर मैंने कवि की प्रशंसा कर दी और पद्यांश की प्रशंसा कर दी, जिससे पन्ना भी भर गया और सुनने और लिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये इस फॉर्मेट का राज है। और आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट, अब चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मेट का। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर और बात करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतना तो। इसके बाद में आप व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्याख्या का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, लेकिन काफ़ी बार भाई बोलते हैं कि भाई अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं आया, तब आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप यहाँ से ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए व्याख्या का। आपने ले लिया, आई होप ले लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगता, नहीं तो वीडियो को पॉज करके ले लेना और विशेष का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो बात रही हिंदी मतलब पद्यांश की कि पद्यांश को किस तरह करें। हाँ एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था कि जो पद्यांश होती है कितने नंबर का, देखिए पद्यांश आता है आपका 8 नंबर का। देखिए इसे इस तरह में दे रखा है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करें, तीनों चीज़ दे रखी है, 2 नंबर और अपना क्या बोले 4 नंबर दे रखे हैं प्रसंग के, यानी प्रसंग में, क्योंकि प्रसंग में ही सब चीज़ आती है ना। प्रसंग में आप देखते हैं कि प्रसंग में कवि का नाम आ गया, प्रसंग में ये आ गई कि भाई ये कहाँ से लिया गया है, और प्रसंग में ये आ गया कि ये किसके बारे में है। तो टीचर को प्रसंग पढ़ने से ही पता लग जाता है कि हाँ भाई बच्चे को कितना पता है। इसलिए प्रसंग में अगर कवि का नाम याद हो तो कवि का नाम अवश्य लिखें, और थोड़ा बहुत जितना भी आपको पद के बारे में पता हो वो पद यहाँ पे लिखें। देखिए पद्यांश में रीतिकाल काव्य के महत्वपूर्ण पद्यांशों में से लिया गया है। ज़्यादातर जो पद्यांश आते हैं आपके बी ए सेकेंड ईयर में वो रीतिकाल के आते हैं। आप इसी तरह आप सीरीज में देख सकते हैं, यहाँ पर आप जिस भी ईयर में पढ़ते हैं वहाँ से पढ़िए रीतिकाल काव्य महत्वपूर्ण पद्यांशों की प्रसंग व्याख्या। इसी तरह आप अपने सीरीज में देख सकते हैं कि आपके जो पद्यांश आ रहे हैं वो किस काव्य के आ रहे हैं, किस काल के आ रहे हैं, तो वो आप अपने सीरीज में देख सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको यहाँ पे चेंज कर देना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और बी एस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, बहुत सारे हर सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चनों की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो एक बात और, पिछली वीडियो में भाई ने पूछा था भाई पद्यांश तो चलो आपके फॉर्मेट से कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो कैसे करें। देखिए क्वेश्चन को तो आपको याद करना होगा, लेकिन हाँ जो हमारी क्या बोलते हैं सीरीज होती है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखिए ये तो निबंधात्मक क्वेश्चन आ गए, उसके बाद में लास्ट में इसमें लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं, ये रही, इन्हें जरूर याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं होते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जो भी आपके पेपर में आता है ज़्यादातर चांस होता है कि सीरीज में से आता है, किताब कोई नहीं पढ़ता है। देखिए ये होते हैं बिल्कुल अति लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं, ये अति लघुरात्मक 30 क्वेश्चन, इनको पढ़ के चले जाओ यार, 2-2 नंबर मिल जाएंगे। 2-2 नंबर में क्या दिक्कत है, 2-2 नंबर से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसलिए बताऊँ इनको पढ़ के चले जाना, कोई खास चीज़ नहीं है ना, एक लाइन के उत्तर है। और उसके बाद में जो ये होते हैं लघुरात्मक प्रश्न, ये आते हैं हमारे 3-3, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के आ जाते हैं, 5-5 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन। पेपर में दिखाऊँ आपको, देखो ये देखो, ये रही 3 क्वेश्चन करके आओगे, 5-5 नंबर के आएंगे, 15 नंबर आ जाएंगे। और ये छोटे छोटे उत्तर है, देखिए कितने से उत्तर है, देखो इतना सा उत्तर हो गया, फिर इतना सा हो गया, थोड़ी भी लाइट चली गई, फिर इतना से उत्तर हो गया। तो मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको जरूर याद करके जाएं, हिंदी लिटरेचर वाले बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आपको याद नहीं होते। और भाई बड़े क्वेश्चन भी थोड़े बहुत
देख के चले जाना, अटक गया कोई दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी है, बड़े क्वेश्चन भी ज़रूरी हैं। पद्यांश का फॉर्मेट याद हो तब भी बड़े क्वेश्चन याद करके ज़रूर जाना। नहीं, कभी भी किसी एक चीज़ पर सहारे टिक के नहीं रहना चाहिए हमेशा। मैं तो ये बात कहता हूँ, हमेशा हमारा फुल देना चाहिए, तो बड़े क्वेश्चन भी याद करके जाना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू आपका कीमती वक्त देने के लिए।